आप सबको मेरा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। एक बहुत अहम मुद्दे पर आप लोगों से बात करने के लिए आए हैं, लेकिन इससे पहले कि बात शुरू करें आपको कुछ वीडियो दिखा देते हैं जिससे कॉन्टेक्स्ट सेटिंग हो जाए। कैन वी प्ले द वीडियो प्लीज़? रुपया केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं होता, रुपया केवल एक करेंसी नहीं होती। इस करेंसी के साथ देश की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई होती है, और जैसे जैसे करेंसी गिरती है तैसे तैसे देश की प्रतिष्ठा गिरती है। Indian economy and the state of affairs in the Indian economy are very clearly getting reflected in this falling value of rupee. I'm confident on the rupee that the Reserve Bank of India is very keenly watching the exchange rate. I had commented yesterday, and I repeat that we are not alone in this world. We are also open an economy, maybe not completely on capital account, but we are also open as an economy. So developments happening everywhere will have an impact. तो ये वक्तव्य दिखाने इसलिए ज़रूरी थे जिससे कि लोगों को याद रहे कि 2014 के पहले भाइयों और बहनों रुपया उसी देश का गिरता है जहां की सरकार भ्रष्ट और गिरी हुई होती है। कभी कभी तो लगता है दिल्ली सरकार और रुपए के बीच में कंपटीशन चल रहा है, किसकी आबरू तेजी से गिर रही है और कौन आगे जाएगा। रुपया सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, देश की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। ये हमारे शब्द नहीं है, ऐसे तमाम बड़े बड़े जुमले इस देश को जो 2014 के पहले सुनाए गए थे और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम हमने आपको वो दिखा दिए। लेकिन जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था, मोदी जी की कृपा से उनके स्वघोषित अमृतकाल में वो दिन भी देश ने देख लिया। रुपया 80 के पार चला गया $1 के मुकाबले। ये वही रुपया है जिसकी आबरू और इज्जत प्रधानमंत्री से जुड़ी रहने की बात स्वयं मोदी जी करते थे। तो क्या आज जिस तेजी से और जिस बेलगाम तरीके से रुपया गिर रहा है, कहीं मोदी जी की यह मंशा तो नहीं है कि पेट्रोल की तरह इसको भी शतक लगवा दिया जाए? 2014 से पहले मोदी जी खुद कहते थे एक मजबूत प्रधानमंत्री की जरूरत है मजबूत रुपए के लिए। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि जो तथाकथित मजबूत प्रधानमंत्री हैं
वो ही रुपए के लिए सबसे हानिकारक साबित हुए हैं। इतिहास में रुपए को सबसे कमजोर करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी बन चुके हैं पिछले 8 साल में। पिछले 6 महीने में रुपया 7% गिरा है। और फिर से कोरोना, यूक्रेन, रूस, इनके पीछे छिपने की आवश्यकता नहीं है। जब हमने ऑफिस छोड़ा था 2014 में, तो रुपए और डॉलर का जो एक्सचेंज रेट था वो 58 रुपए प्रति रुपए डॉलर के बराबर था। आज 80 के पार है। तो थोड़ी गिरी हुई साख, थोड़ी गिरी हुई प्रतिष्ठा, थोड़ी उजड़ती आबरू की चिंता तो आप अपनी भी कर लीजिए मोदी जी, पहली बात। लेकिन इस रुपए का आम जनता पर क्या फर्क पड़ रहा है? क्या सिर्फ ये एक रिजर्व बैंक, नॉर्थ ब्लॉक, दलाल स्ट्रीट, मार्केट के बीच की बात है? बिल्कुल नहीं। निरंतर गिरते हुए रुपए का फर्क इस देश के हर नागरिक पर पड़ता है। ये कमर तोड़ महंगाई को और बढ़ाएगा। ये जरूरी कीमतें, चाहे पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दामों को बढ़ाएगा, क्योंकि वो दाम बढ़ेंगे तो बस के किराए और ट्रेन के टिकट के दाम भी बढ़ेंगे। इसका सीधा असर घर में पकने वाले खाने और थाली पर होगा, क्योंकि खाने के तेल के दाम बढ़ेंगे। यही नहीं, एक कमजोर रुपए का असर टीवी, फ्रिज, मोबाइल फोन और ऐसी तमाम इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर होगा जिनके बहुत सारे पुर्जे हम आयात करते हैं, उनको इंपोर्ट करते हैं। अब हो सकता है अगर ये बात वित्त मंत्री से पूछी जाए तो जैसे उन्होंने पहले कहा था कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूं, वो अब कह दें कि मैं तो भाई रुपए का भी इस्तेमाल नहीं करती हूं। लेकिन इसका असर भारत के हर नागरिक में पड़ेगा। जिस महंगाई से हम जूझ रहे हैं वो महंगाई और बदतर होने वाली है, ये बताना जरूरी है। अब एक बार बात कर लेते हैं कांग्रेस ने 2013 में क्या किया था और भाजपा क्या कर रही है। 2013 में फेडरल रिजर्व के चीफ, जो एक तरह से सेंट्रल बैंक जैसे हमारा आरबीआई है, जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व होता है, उनके चीफ तब बेन बर्नांके थे। उन्होंने टेपर का एक शब्द बोला था कि हम अपनी बॉन्ड्स को टेपर करेंगे, कम करेंगे। उसके चलते रुपया टूटा था, 15% गिरा था रुपया मार्च से अगस्त 2013 के बीच में। लेकिन 4 महीने के अंतर मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच से पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई का जो साझा प्रयास था, उस मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच के चलते रुपया जो 59 से गिरकर 69 तक चला गया था, उसको वापस 58 पे लाया गया। जो ग्रोथ रेट 5.1 तक गिर गई थी, उसको एक साल के अंदर 6.97% के आसपास किया गया। एक साल के अंदर 2% की वृद्धि। और जो फॉरेन निवेशक, जो विदेशी निवेशक करीब 12 बिलियन डॉलर लेकर देश छोड़ गए थे, 35 बिलियन डॉलर विदेशी निवेश उसी साल में वापस लाया गया। तो 15% गिरे हुए रुपए को वापस लाया गया, ग्रोथ को वापस लाया गया और विदेशी निवेश को वापस लाया गया। तो आज ये जो ज्ञाता, ये जो ज्ञानी 80 रुपए पार होने पर अंतरराष्ट्रीय कारणों की, अंतरराष्ट्रीय बाजार की दलील दे रहे हैं, ये अंतरराष्ट्रीय कारण 2013 में और भी भयावह थे। लेकिन एक समझदारी दिखाते हुए, सूझबूझ के साथ, आरबीआई गवर्नर तब रघुराम राजन थे, यूपीए की सरकार थी, वित्त मंत्री चिदम्बरम जी थे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता में उस रुपए को संभाला गया। और जब हमने आपको बागडोर इस देश की दी तो 58 रुपए प्रति डॉलर पर रुपया था, जो आज 80 पार हो गया है। 22 रुपया गिरना तो सच में गिरी हुई प्रतिष्ठा और गिरी हुई आबरू है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आरबीआई कुछ नहीं कर रही है? कर रहे हैं। जनवरी के साल से अभी तक 40 बिलियन डॉलर के ऊपर आरबीआई ने मार्केट में लगाया है कि रुपया डिफेंड हो सके। उसके बाद भी रुपए क्यों गिर रहा है? क्योंकि निवेशकों को इस सरकार की नीति में, इस सरकार के कानून में, इस सरकार की अर्थव्यवस्था को चलाने की क्षमता में रत्ती भर भी यकीन नहीं है, और इसलिए पैसा देश से बाहर जा रहा है। और एक बात साफ है कि जो लोग, खुद प्रधानमंत्री जी को आपने यहां पे सुना, वो तो खैर लाल आंखें भी दिखाने की बात करते थे, अब आंखें मूंद लेते हैं।
जो रुपए की बढ़ चढ़ के बात करते थे, जो रुपए को मजबूत बनाने की बात करते थे, उनके तमामों वो चाटुकार, सिनेमा जगत के तमामों लोग जिनको रुपए की बड़ी चिंता थी, आज बिल्कुल चुप हैं। पर इस सुई पटक सन्नाटे से तो काम बनेगा नहीं, रुपए के बारे में कुछ करना पड़ेगा और यह स्वीकारना पड़ेगा कि रुपए के गिरने का कारण बेलगाम महंगाई और एक ध्वस्त अर्थव्यवस्था है। कभी किसी के पीछे, कभी किसी के पीछे छुपना बंद करना पड़ेगा। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सरकार पूरी तरह से दिशाहीन नजर आ रही है और संशय और डर यह लगता है कि कहीं साहब 80-90 पूरे 100 करने पर तो नहीं आमादा हैं रुपए के साथ भी। और अंत में अपनी बात यही कह के खत्म करेंगे कि रुपए के लिए मोदी जी आप हानिकारक हैं। जिस रुपए को संभालना था उस रुपए को पहले आपने रिटायर किया 60 पार करा के, फिर 75 पार करा के मार्गदर्शक मंडल में डाला और अब 80 पार करा के लगता है आप शतक की तरफ बढ़ने को रुपए को मजबूर कर रहे हैं। तो जागिए, समझिए और रुपए को संभालिए, क्योंकि जैसा कि आप कहते थे शायद आपकी साख प्रतिष्ठा और आबरू उजड़ती जा रही है। I will make a very brief statement in English on this because it's important to talk about the falling rupee. It's in a complete free fall, and people who were talking about the dignity of the rupee and the dignity of the country and the dignity of the Prime Minister and all of that today are absolutely silent. The Prime Minister refuses to even utter the word rupee. You want to look at a logical explanation from this government on the free fall in the rupee, you get some astrological predictions and astrological findings from the finance minister. Maybe she'll turn around and say she doesn't use the rupee either. Maybe she's trading in some other denominations. But to put it very briefly, for the first time ever in our history, it's the gross economic mismanagement of the Modi government which has resulted in the Indian currency breaching the 80 to a dollar mark. And Mr. Modi, who used to talk about the Prime Minister's prestige, is conspicuously silent. There is a lurking suspicion, is the government looking the other way? And if it does so, will the rupee, is there fear that the rupee will breach another mark and head towards 100 trajectory just like petrol did? Mr. Modi seems to be rather toxic for the rupee. He said we need a strong PM. Well, if he calls himself a strong PM, he has made the rupee weakest in the last 8 years of being in government. The Indian currency has lost 7% in value in the last 6 months alone, and no, the government cannot hide behind either Corona or the Ukraine-Russia crisis, because when we demitted office in 2014, the rupee was trading at 58 to a dollar mark, which has now breached 80 to a dollar mark. What explains the 22 rupee fall against the US dollar? The government has to speak up. Is this restricted only to North Block and the RBI and the Sensex? No. A falling rupee impacts every citizen of this country. It is going to raise prices further. Prices of essential items like gas, cooking gas, diesel, petrol will be dearer. Because prices of fuel is going to be dearer, the price of transportation, the cost of transportation is going to be more expensive. TV, refrigerator, mobile phones, electronic items that import a lot of their parts are going to be very costly. And it will also have an impact eventually on our domestic household budgets, because cooking oil will be more expensive since we import some parts of it. And the government has to wake up and take notice, because people are reeling under high prices. The finance minister has washed off her hands saying, "Wo to lesan pyaz nahi khati hain." What about the people who will be further impacted by a falling rupee and rising prices? Can this be controlled? Absolutely it can be. In 2013, when Ben Bernanke uttered the word taper for the US Federal Reserves, the rupee, like a lot of currencies, fell. It was in a tailspin. It fell by 15% between May to August of 2013. But due to a multi-pronged approach and a joint effort by the UPA government and the RBI headed by Raghuram Rajan then, we could arrest the fall in the rupee. The rupee that had fallen from
59 to a dollar to 69 to a dollar. We brought it back to 58 to a dollar within that year itself. $12 billion worth of foreign investment had left this country during taper tantrum. $35 billion worth of investment came back. We unlocked projects that were bottlenecked. We raised the GDP by 2 percentage points in that year itself. And that is what being attentive, that is what using multi-pronged approach, that is what admission of a problem and resolving it is concerned. What is happening today? Is the RBI not working? I'm sure they are. They have spent about $40 billion from January to date this year itself, and they're still not being able to arrest the fall in the rupee. Why? Because foreign investors and investors at large have no faith whatsoever in Mr. Modi, his government, and his policies. Crony capitalism could be one of the reasons. The policy flip-flops could be one of the reasons. The absolute denial of a problem and the denial to address that problem is perhaps one of the reasons, but investors have zero faith in the policies of this government, which is evident in the economic collapse and the rupee in a free fall. One thing is absolutely clear, that the Prime Minister and his army of sycophants who used to worry a lot about the rupee when it was at 58, refused to utter a word when the rupee has breached 80. This pin drop silence is not going to resolve the problem. And quite evidently, there are two big reasons for the rupee to fall. The falling rupee is a consequence of a ruined economy and high inflation. But the government, once again, seems absolutely directionless, and I don't think it will be wrong to say that Mr. Modi, who thought he was the solution to everything that ailed India before he came in his mind, or perceptionally, is proving to be extremely toxic for the Indian economy, for the Indian rupee, and the prestige of our currency. Thank you. We'll take questions on this. Ji. The first and the immediate step that has to be taken by the government is to accept that the rupee is in a free fall. To wake up and smell the coffee. The rupee has crossed 80 to a dollar mark. It's a huge, huge breach of the rupee. It's making life tough for children who study overseas. It's making life tough for our domestic audience, our domestic industries. It's going to make life tough for every Indian because it's going to raise prices further. So first, admit that the rupee is in a free fall. Look for reasons why this is happening. Prima facie, high inflation and a ruined economy is one of the reasons. What is the government doing to address high inflation? And it's a vicious cycle. The costlier the rupee, the higher the inflation, it feeds into the rupee breaching and stooping even lower. So one has to understand, what is the government's game plan? The government seems to be in denial. We just heard the finance minister say that we are watching and, you know, it's all right. It's happening to the... How many reasons are you going to fight to hide behind? You want to hide behind Corona, now you want to hide behind a global crisis. Third, you want to hide behind Russia, Ukraine. But please learn from lessons of the past. In 2013, Congress सरकार ने taper tantrum के दौरान रुपए को मजबूत बनाए रखा. हम ज्यादा निवेश लेकर आए, हमने ज्यादा ग्रोथ करके दिखाई, और हम उसका दम नहीं भरते. सरकारों का ये काम है करना. रिजर्व बैंक कुछ कर रहा है, सरकार कुछ कर रही है, एडमिशन ही नहीं हो रहा है कि प्रॉब्लम है, इसीलिए समस्या इतना विकराल रूप ले रही है. लेकिन उस समस्या को भुगतना इस देश के हर देशवासी को पड़ेगा. समस्या ये है. Any other questions on the rupee? जी. We are taking questions only on the rupee because this is a very important topic, not talking on anything else. We'll take questions, other questions. Any other questions on the rupee? देखिए, रुपया 100 के 80 के पार है और संशय ये है कि या ये 100 तक भी गिरने दिया जाएगा या सरकार जागेगी, क्योंकि सरकार अभी तो बहुत सुप्त लग रही है रुपये पर. एक शब्द, एक स्टेटमेंट सरकार की ओर से आया नहीं है. जो सरकार के चरण चुंबक हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये वैश्विक कारणों से हो रहा है. वैश्विक कारण तो हमेशा से रहते थे, 2013 में भी थे, अभी भी थे. 2013 में सरकार ने आरबीआई के साथ मिलकर रुपए को संभाला, निवेश बढ़वाया, विदेशी निवेश आया, ग्रोथ बढ़ी. आप क्या कर रहे हैं?
हर पैरामीटर पे, इकोनॉमिक पैरामीटर पर ये सरकार विफल है, लेकिन उसके बाद भी किस दम्भ और किस तरह से सीना ठोककर ये झूठ बोलते हैं, ये इन्हीं के बस की बात है. If no questions on the rupee, we'll call it a day. Thank you.